नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय के बाद फिर से ज़मीन की तैयारियाँ चालू होगी हमारी। और फिर हमें एक समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि ज़मीन पर हम जब कल्टीवेटर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, आजकल तो बैल वगैरह से कोई खेती कर नहीं रहा है, तो उस समय पर हम देखते हैं कि हमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। मिट्टी इतनी हार्ड हो चुकी है कि सबसे पहले हमें कल्टीवेटर चलाना पड़ता है 2 बार। इसके बाद फिर हम रोटावेटर चलाते हैं, फिर जाके कहीं हमारी ज़मीन बोने लायक हो पाती है। तो ये क्यों हो रहा है? जबकि अब के 10 साल पहले की हम बात करें तो जब बैल मक्खन थी उस समय की तो बात ही अलग थी, मगर 10 साल के पहले जब हम ट्रैक्टर से खेती हमने स्टार्ट की थी, उस समय पर हम देख रहे थे कि 35 एचपी का ट्रैक्टर पर्याप्त था, इनफ था कि हम उस पर जुताई अच्छे से कर पाएँ। अभी के समय पर देख रहे हैं आप कि 50 एचपी, 60 एचपी और वो भी फिर उसमें भी 4 व्हील ड्राइव। जब आप ट्रैक्टर लेते हैं और उसकी जुताई करते हैं, तब फिर कहीं आपकी जुताई बढ़िया तरीके से हो पाती है जैसा आप चाहते हैं। अब वो क्यों हो रहा है? क्यों हमें फोर व्हील ड्राइव की ज़रूरत पड़ रही है? क्या कारण है? उसका यही कारण है कि आपकी जो मिट्टी है वो कठोर हो चुकी है। आपकी जो ज़मीन है वो इतनी हार्ड हो चुकी है कि उस पर जो कल्टीवेटर है वो चल नहीं पा रहा है, बड़े से बड़े ट्रैक्टर। अब उसके क्या कारण हैं? आज इस वीडियो पर यही जानने की कोशिश करेंगे और बाद में फिर हम इसके उपचार भी आपको बताएँगे और आपको जानने चाहिए। आप यदि नए किसान हैं या फिर आप पुराने किसान भी हैं, तो आपका थोड़ा-सा रिवीज़न हो जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या गलती नहीं कर रहे हैं। और यदि मेरे से नहीं अगर गलती होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव लिख सकते हैं। हम आगे उस पर विचार करेंगे और फिर आपको उस हिसाब से जानकारियाँ देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। और यदि आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी आपके जैसे ही किसान हूँ और मैं जो समस्याएं अपनी खेती पर देखता हूँ, उसी समस्याओं को आपको फिर मैं दोहराता हूँ और उसको एक तो कारण बताता हूँ उसका, और फिर उसका निदान बताने की कोशिश करता हूँ अन्य किसान भाइयों से सलाह लेते हुए और अन्य जगह से जानकारी जुटाने के बाद। यदि ये जानकारियाँ, यह हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुख्यतः 4 कारण हैं जिनके कारण हमारी मिट्टी जो है वो कठोर होती जा रही है। सबसे पहला कारण है जुताई। अब आप कहेंगे कि जुताई करने से तो मिट्टी भुरभुरी होती है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। सूखी ज़मीन पर तो ठीक है, मगर फिर भी जब नमी मिट्टी पर ज़्यादा होती है, उस समय पर यदि आप जुताई करते हैं भारी ट्रैक्टरों से जिनका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, तो फिर आप देखेंगे कि मिट्टी कॉम्प्रेस होती है। वहीं कटाई के समय हार्वेस्टर जब चलते हैं तो उस समय पर भी हमारी मिट्टी कॉम्प्रेस होती है, क्योंकि वह गीली ज़मीन पर जब चलती है तो लोड होने के कारण वहाँ पर मिट्टी बैठती है। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा क्या होता है कि हम जो रोटावेटर चलाते हैं, मिट्टी है जो है बहुत भुरभुरी हो जाती है। और जब मिट्टी भुरभुरी होती है और उसके बाद फिर हम जब सिंचाई करते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मिट्टी जो है हार्ड रहती है। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि मिट्टी हमारी कठोर होने का। दूसरे कारण की हम बात करें तो दूसरा कारण होता है दोस्तों, मिट्टी जब भी कठोर होती है तो उसका एक और कारण होता है कैल्शियम की कमी। अगर आपकी मिट्टी पर कैल्शियम की कमी है तो फिर आपकी ज़मीन जो है वो हार्ड हो जाती है। इसके लिए अब क्या निदान है वो अब मैं आपको आगे वीडियो पर बताऊंगा। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरा जो कारण है वो दोस्तों जीवाश्म की कमी। ऐसा में होता क्या था कि जैसे धान की जब खेती करते थे हमारे पूर्वज, तो वो क्या करते थे कि सबसे पहले तो उसमें, अभी तो क्या हो रहा है कि जहाँ पर बंदी पर हमें धान लगाना है, अपने रोपाई नर्सरी तो अलग तैयार कर लीजिए, जो खाली ज़मीन होती है जहाँ पर हमें रोपाई करनी होती है, वहाँ पर आप पहले से ही कल्टीवेटर चला देते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं ताकि कचरा ना हुए, खरपतवार ना हो। लेकिन इसका उल्टा हम देखें तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि कचरे को खड़ा होने देते, ठीक है, खरपतवार को बड़ा होने देते थे। जब तक हमारा नर्सरी तैयार नहीं हो जाती थी तब तक उस खरपतवार को वो बढ़ने देते थे और बढ़ने के बाद उसे फिर जुताई करते थे गीली मिट्टी पर, और उसी खरपतवार को फिर वो वहीं पर दबा देते थे। तो इससे क्या होता था? इससे दोस्तों ये होता था कि जो हरी खाद जिसे हम आज डैचा, सनई, जमाने भर की चीज़ें अपने खेत पर उगा रहे हैं, और इसके बाद जो पैसे खर्च करने के बाद जो हरी खाद हम अभी बना रहे हैं, वह हरी खाद हमारे पूर्वज फ्री में बनाते थे। और वहाँ पर डीएपी, यूरिया का कट्टा भी नहीं डलता था। डीएपी तो बाई चांस ही डलता था। हाँ, यूरिया थोड़ी बहुत वो देते थे उस समय पर, और यूरिया देना अनिवार्य होता था क्योंकि वो जीवाश्म जो है उसको गलाने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए रहता है। नाइट्रोजन जो रेशो होता है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। तरीके से हम देखें तो जो हरी खाद है उसके ना होने के कारण आप गोबर खाद अपने फार्म पर नहीं डालते हैं, आप केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं डाल रहे हैं काफ़ी समय से, तो आप देखेंगे आपकी जो मिट्टी है वो कठोर होती जा रही है। चौथा कारण दोस्तों, भारी भरकम मशीनों का चलन है। हमारे
फार्मों पर, हमारे खेतों पर क्या हो रहा है आजकल, बहुत भारी मशीनें चल रही हैं, हार्वेस्टर का है, ठीक है, आपका ट्रैक्टर का है, जो भी आप इम्प्लीमेंट चलाते हैं, जो भी मशीनें चलाती हैं, उनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, उसके कारण जो है मिट्टी कंप्रेस होते रहती है। तो हमने अभी कारणों को समझा है। यदि आपके भी मन में कोई ऐसे कारण है, आपको ऐसा कोई सलाह देनी है, तो आप हम कमेंट के मदद से लिख सकते हैं, ताकि हमको तो पता चले, साथ में अन्य किसानों को भी पता चले कि और क्या कारण होते हैं मिट्टी के कठोर होने के। अब हमने ये तो जान लिया कि क्या कारण है, अब हम जानते हैं उनके निदान के बारे में कि हम क्या करें कि हमारी जो मिट्टी है वो कठोर ना हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अब आगे बढ़ते हैं उपचार के बारे में। तो उपचार में सबसे पहली बात हमने जैसे देखी थी कि जुताई जुताई अधिक हमें नहीं करनी है, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही करनी है और सही समय पर करनी है। गीली ज़मीन पर तो आपको जुताई नहीं करनी हो। यदि कोई मजबूरी हो, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जहाँ पर आखिर तक जो है ट्रैक्टर नहीं चल पाती, उस समय पर हमें क्या करना होता है कि इमरजेंसी में जैसे तैसे करके बुआई करनी पड़ती है। लेकिन संभवतः जहाँ तक हो सके आपको गीली ज़मीन पर ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलानी चाहिए। दूसरा, हार्वेस्टर भी आपको मजबूरी है आपकी चलाना, क्योंकि जब आपकी कटाई आ जाती है तो समय पर गीली ज़मीन होती है, तो ये आपको चलवाना पड़ता है। तो इसका तो कोई निदान है नहीं, मगर फिर भी जितना हो सके, कुछ अगर ऐसी फसलें हैं जिनको हम रोक सकते हैं तो इन पर जो है आपको थोड़ा रोकना चाहिए। मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाए कि वो दबे ना टायर, इतने आपको रख के चलना पड़ेगा, तो आप देखेंगे आपकी जो मिट्टी है तो कठोर होने से बच जाती है। दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी जब आपके फार्म पर होती है तो मिट्टी जो है हार्ड होती है, तो उसके लिए आप जो है जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिप्सम में होता क्या है, कैल्शियम भी होता है और साथ में उसमें सन भी होता है। तो ये आप अपने खेत पर जो है कम से कम 10 बैग आपको जिप्सम एक बार डालना पड़ेगा। तो फिर वो 3 साल तक आपका दोबारा आपको नहीं डालने की आवश्यकता होती है, और इसके रेट कुछ कम भी होते हैं। तो आप जो है अपनी खेती पर जो है जिप्सम की मात्रा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी ज़मीन को हार्ड होने से बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, आपको मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि हम सिर्फ रासायनिक खेती करें और उत्पादन ले लें और मिट्टी भी हमारी ठीक रहे, तो यह आप गलत सोच रहे हैं। आपको रासायनिक खेती करने से कोई नहीं रोक रहा है, और मैं जानता हूं कि रासायनिक खेती करना हमारी मजबूरी भी है। जैविक हम करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लागत उसमें ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो हम प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं जैविक के नाम पर, उसके जो रेट है वो हमें उचित नहीं मिल पाता है। यदि आप सब्जी की हम बात करें तो आप किसी को बताएंगे कि ये जैविक है भैया, तो आधे से ज़्यादा लोग तो समझते नहीं हैं, उनको टमाटर ये टमाटर होता है, ठीक है, वो जैविक वगैरह उतना नहीं समझते। कुछ लोग जो जागरूक हो चुके हैं अभी के समय पर, तो वो तो खैर जानते हैं कि जैविक क्या होता है, रासायनिक चीज़ें क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जैविक तो पूर्णतः कर नहीं सकते, मगर फिर भी आपको, अगर आप रासायनिक खेती कर भी रहे हैं तो साथ में आपको खासकर मिट्टी संबंधी जितने भी काम है। अब मिट्टी संबंधी कैसा, जैसे आप अगर बेसन रोड डालते हैं तो उसमें आप ये पूरे खेत पर अगर गोबर खाद डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा मात्रा लगती है। लेकिन वहीं अगर हम बेड के ऊपर अगर गोबर खाद डालते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो लगभग 2 टाली गोबर खाद आपका 1 एकड़ में हो जाता है, ठीक है, बेड पर यदि आप डालेंगे तो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये कि आपको हरी खाद वगैरह उगाकर और अपनी मिट्टी पर आपको मिलाना पड़ेगा। जब तक कार्बनिक पदार्थ आपकी मिट्टी पर नहीं होंगे, ग्रीन मैन्योर आपके खेत पर नहीं होगा, तब तक आपकी जो मिट्टी है वो हार्ड भी होगी और बीमार भी होगी। आपको जो है CN रेशो जो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और अगर वो आपका मेंटेन हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपकी जो मिट्टी वो बरोबरी बहती है। इसके अलावा भी कई उपचार हैं, जो छोटे छोटे उपचार हैं जिनको अपनी फसल पर आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे माइक्रोरेजा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल पर, क्योंकि आपने फसल लगानी, ठीक है, फसल लगाने के बाद भी यदि आपकी मिट्टी बरोबरी नहीं है, उस पर एरिएशन नहीं है, तो आपकी जो फसल है वो उतनी उत्पादित नहीं होती, उसमें जड़ें नहीं चल पाती हैं मिट्टी हार्ड होने के कारण। जैसे ही आप सिंचाई करते हैं ड्रिप वगैरह से, तो आपने देखा होगा कि आपकी वेट है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो उसके लिए आपको माइक्रोरेजा का इस्तेमाल करना चाहिए। आप केंचुआ खाद का इस्तेमाल हो, जड़ों के किनारे जो है आप बाद में भी रख सकते हैं। अगर उसमें केंचुए अगर उत्पादित हो जाते हैं तो फिर आपकी जो मिट्टी है वो बरोबरी हो जाती है। दूसरा ये, जितना हो सके आपको केमिकल का इस्तेमाल जमीन पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो बायो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इन फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फंगीसाइड आप ट्राइकोडर्मा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
इंसेक्टिसाइड में आप नीमाइन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से मैनेजमेंट आप करेंगे, जितना कम हो सके आप रासायनिक जो कीटनाशक हैं और फंगीसाइड हैं उनका इस्तेमाल अपनी ज़मीन पर करेंगे, तो उतना आपकी ज़मीन जो है आपको ज़्यादा देर तक रिस्पॉन्स करेगी। और उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद फिर वो भी जवाब नहीं देती है। फिर आप कितने ही खाद डालें, कुछ भी डालें, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। ये जानकारी आपको मैंने दी है। यदि वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो, कुछ सलाह हो, तो आप हमें कमेंट की मदद से लिख सकते हैं। यदि हमसे कोई मिस्टेक ही होती है, कोई गलती होती है, तो आप एक किसान भाई के नाते हमें जो है सुझाव दे सकते हैं, समझाइश दे सकते हैं। हम उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन किसान भाई की दृष्टि से देखें आप, ठीक है। मैं एक आपका साथी हूँ, एक किसान हूँ, और आपको वही जानकारियाँ देता हूँ जो मैं अनुभव कर पाता हूँ। अब हो सकता है मेरा अनुभव सीमित हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।